हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर कोर्स। तो हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने यहाँ पे देखा था कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिफरेंट टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में किया है। बंगाल का जो दीवानी राइट्स उन्हें मिल जाते हैं, बट वहाँ की जो इकोनॉमी वो डाउन हो जाती है। तो वहाँ पे इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए जो है कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कुछ एग्रीकल्चर टेक्निक्स जो है वो लेके आते हैं। उन टेक्निक्स के बारे में हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर किया था, राइट। एंड अब धीरे धीरे जो है इन्हें ये भी पता चल जाता है कि ये जो है हमारी जो इंडिया की जो लैंड है, हमारे जो कंट्री साइड, वहां से ये ओनली रेवेन्यू ही नहीं इकट्ठा कर सकते, मीन ओनली जो पैसा है वो ही नहीं इकट्ठा कर सकती हैं। इसके साथ साथ जो है हमारी लैंड ऐसी है कि जो कि उन क्रॉप्स को भी उगा सकती है जो क्रॉप्स यहाँ पे ब्रिटेन में नहीं उगाई जा सकती थी, राइट। उनमें यहाँ पे हो गया इंडिगो की, सबसे पहले हम बात करेंगे। ये जो एक तरह से ब्लू डाई होती है, जो इंडिगो है, इट इज नोन एज अ ब्लू डाई। तो ये जो है काफी रिच कलर था। जो ब्लू कलर यहाँ पे यूज किया जाता था हमारे भारत में जो प्रोड्यूस होता था, वो जो है काफी रिच कलर था, काफी अच्छा हुआ करता था ये। बट ब्रिटेन में भी यहाँ पे जो है डाई जो है वो एक तरह से उगाई जाती थी, उसकी खेती की जाती थी। बट ब्रिटेन में जो डाई यहाँ पे जिसकी खेती की जाती थी, जो यहाँ पे यील्ड की जाती थी क्रॉप, तो वो जो है काफी डल हुआ करती थी। उसका जो कलर है वो काफी येलोइश या फिर डल कलर हुआ करता था। तो जो हाई क्वालिटी की जो एक तरह से इंडिगो है वो हमारे भारत में ही उसकी पैदावार की जा सकती थी। तो ये चीजें जो है अब ब्रिटिशर्स को पता चल जाती हैं। तो ये आप जो है हमारे इंडिया के जो कल्टीवेटर्स हैं उन लोगों को एक तरह से दबाना स्टार्ट कर देते हैं, फोर्स करना स्टार्ट कर देते हैं कि आप जो है इंडिगो की खेती करना यहाँ पे स्टार्ट कर दें। ओके। तो अब जो है जब ब्रिटेन में भी इस इंडियन इंडिगो के बारे में पता चल जाता है, तो वहां भी इसकी जो डिमांड होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसी टॉपिक के बारे में हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो यहाँ पे हम ब्लू डाई की बात कर रहे हैं, तो एक तरह से ये कलर ही हो गया जो कि कपड़े में यूज किया जाता है। तो इसकी भी क्या कोई हिस्ट्री है? यस, इसकी भी हिस्ट्री है। ओके। तो हम यहाँ पे ये जो पिक्चर देख रहे हैं, इसे हम जो है एक तरह से कलमकारी पेंटिंग भी बोल सकते हैं, राइट, जो कि कपड़े के ऊपर की हुई है। इट इज अ कलमकारी प्रिंट, जो कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश के वीवर्स ने हमारे भारत में जो है इसे क्रिएट किया था। तो इसमें जो है रिच ब्लू कलर का यूज किया गया है, तो ये डाई है। ओके। इसमें जो है रिच ब्लू कलर का यूज किया गया है, ये जो है डाई है। इसे जो है कॉमनली क्या बोला जाता है? इंडिगो बोला जाता है। ओके। तो आपको पता है ये जो कलर है वो किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है, इसके बारे में भी हम जो है नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। So the blue that you see in these prints was produced from the plant. तो ये जो हम ब्लू कलर यहाँ पे देख रहे हैं इन प्रिंट्स के ऊपर, इसे जो है एक प्लांट से प्रोड्यूस किया जाता है, राइट, जिसे हम जो है इंडिगो बोलते हैं। एंड इट इज लाइकली दैट ब्लू डाई यूज्ड इन द मॉरिस प्रिंट्स इन 19th सेंचुरी ब्रिटेन वाज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द इंडिगो प्लांट्स कल्टिवेटेड इन इंडिया। तो यहाँ पे कुछ मॉरिस प्रिंट्स भी थे जो कि ब्रिटेन में बनाए गए थे 19th सेंचुरी में। तो ऐसा हिस्टोरियंस के द्वारा बोला जाता है कि उन प्रिंट्स में भी इंडिगो का ही जो कलर है वो यूज किया गया है, इंडिगो का ही यहाँ पे यूज किया गया है उन्हें प्रिंट करने के लिए। ओके। फॉर इंडिया वाज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। क्योंकि उस समय में अगर 19th सेंचुरी की बात करें तो इंडिया जो है इंडिगो का सबसे बिगेस्ट सप्लायर था पूरे वर्ल्ड में, राइट। वहां पे जो है इसकी काफी ज्यादा डिमांड बढ़ चुकी थी। तो सो वाई द डिमांड फॉर द इंडियन इंडिगो? अब इंडियन इंडिगो की ही जो डिमांड है वो क्यों थी वहां पे ब्रिटेन में, तो इसके बारे में थोड़ा सा पहले भी आपको जो स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। तो जो इंडिगो प्लांट है वो प्राइमरली ट्रॉपिक्स क्लाइमेट में जो है उसे उगाया जाता है। ट्रॉपिक्स क्लाइमेट जिस तरह से हमारे भारत का जो क्लाइमेट है। सो बाय द 13th सेंचुरी इंडियन इंडिगो वाज बीइंग यूज्ड बाय द क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स। तो 13th सेंचुरी तक की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इंडियन इंडिगो जो है उसे इटली में, फ्रांस में एंड ब्रिटेन में यूज किया जाता था टू डाई दी क्लॉथ। एंड हाउएवर ओनली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इंडियन इंडिगो रीच द यूरोपियन मार्केट। बट फिर भी अगर हम यहाँ पे बात करें तो काफी कम मात्रा में जो है यूरोपियन मार्केट में इंडियन इंडिगो को भेजा जाता था। ओके। एंड इसका जो प्राइस था वो भी काफी ज्यादा हाई था, क्योंकि इसकी जो डिमांड वहां पे ज्यादा थी बट इसकी प्रोडक्शन जो होती वो काफी कम थी। काफी स्मॉल अमाउंट में इसे यूरोप में भेजा जाता था, यूरोपियन मार्केट में। तो दैट इज वाई जो है इसका जो प्राइस है वो काफी ज्यादा हाई था। तो अब क्या था यहाँ पे,
इसी की वजह से अब जो यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स थे जो वहां पे कपड़ा बनाया करते थे, उन्हें जो है दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था, क्योंकि जो है ये काफी कम मात्रा में वहां पे पहुंचा करता था। तो अदर प्लांट जो था जो डाई को बनाता था उसे वोड बोला जाता था। ओके, ये जो है वहां पे उगाया जाता था यूरोपियन मार्केट में, या फिर यूरोप में जो है इसे उगाया जाता था, इसकी खेती की जाती थी। तो टू मेक द वायलेट और द ब्लू डाइस, तो ये जो कलर किस तरह का था, वायलेट या फिर ब्लू कलर हुआ करता था इस प्लांट से, जो भी कलर निकला करता था। तो ये टेम्परेट जोन्स का प्लांट था। तो ये वोड प्लांट जो है ये इजीली अवेलेबल था यूरोप में, एंड इसे कहाँ कहाँ पे उगाया जाता था, नॉर्दर्न इटली, साउदर्न फ्रांस एंड जर्मनी एंड ब्रिटेन के कुछ पार्ट्स में भी इसे उगाया जाता था उस समय में। अब क्या था, ये जो प्लांटर्स थे जो कि वोड का एक तरह से कल्टीवेशन किया करते थे, उन्हें अब जो है यहाँ पे एक टेंशन जो है वो यहाँ पे सताना स्टार्ट हो जाती है। क्या थी कि इंडिगो की जो डिमांड थी वो वहां पे काफी ज्यादा बढ़ रही थी। तो इंडिगो जो है वो इनको कंपटीशन दे रहा था, इस प्लांट को कंपटीशन दे रहा था। तो वोड प्रोड्यूसर ने क्या किया, यूरोप की जो यहाँ पे जितने भी प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने अपनी अपनी गवर्नमेंट्स को प्रेशराइज किया कि आप जो है इंडिगो का जो इम्पोर्ट है यहाँ पे, राइट, उसे बंद कर दीजिए। यूरोप में जो है इंडिगो का इंपोर्ट जो है भारत से, उसे बंद कर दीजिए। जो क्लॉथ डायर्स थे बट फिर भी जो है वो इंडिगो को ही प्रेफर करते थे वहां पे यूरोपियन मार्केट में। ओके, तो अब क्या था, जो इंडिगो प्रोड्यूस होती थी वो रिच ब्लू कलर की थी, एंड वेयर जो डाई यहाँ पे वोड से बनाई जाती थी वो काफी डल थी एंड काफी पेल थी, येलोइश कलर की ये हुआ करती थी। सो बाय द 17th सेंचुरी तो यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर जो होते हैं वो उन्होंने अपने गवर्नमेंट को बोला कि आप जो बैन यहाँ पे लगा रहे हैं इंडिगो की इंपोर्ट के ऊपर, उसे आप जो है रिलैक्स कर दें। बट जो प्रोड्यूसर थे यहाँ पे वोड के जो प्रोड्यूसर थे वो चाहते थे कि इसके ऊपर बैन लग जाए यहाँ पे इंडिगो के ऊपर। ओके, बट जो यहाँ पे जो एक तरह से क्लॉथ के प्रोड्यूसर्स होते हैं वो चाहते थे कि हमें जो है इंडिगो हमारे भारत में सॉरी यहाँ पे यूरोप में जो है उसे मंगवाया जाए, उसकी जो इम्पोर्टेशन है वो यहाँ पे कंटिन्यू रहे। तो वो अपनी गवर्नमेंट को बोलते हैं कि इसके ऊपर जो बैन है वो आप खत्म कर दीजिए। तो क्या था यहाँ पे, अब जो फ्रेंच थे उन्होंने भी जो है इंडिगो का जो कल्टीवेशन है वो स्टार्ट कर दिया था। कहाँ पे, कैरिबियन आइलैंड में। पोर्तुगीज ने ब्राजील में स्टार्ट कर दिया, इंग्लिश ने जमाइका में, एंड स्पेनिश ने वेनेजुएला में जो है से यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। एंड इंडिगो प्लांटेशंस आल्सो केम अप इन मेनी पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में भी जो है इंडिगो की प्लांटेशन अब जो है स्टार्ट हो जाती है। सो बाय द 18th सेंचुरी जो डिमांड होती है इंडियन इंडिगो की वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। धीरे धीरे आप देख रहे हो कि 13th सेंचुरी में काफी कम मात्रा में जो है यूरोप में पहुंचा करता था, बट अब बाय द 18th सेंचुरी इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ब्रिटेन बिगेन टू इंडस्ट्रियलाइज एंड इट्स कॉटन प्रोडक्शन एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली, क्योंकि 18th सेंचुरी तक क्या रीजन था वहां पे 18th सेंचुरी में कि जो इंडियन इंडिगो की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, क्योंकि 18th सेंचुरी तक वहां पे ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। ओके, एंड उसका जो कॉटन प्रोडक्शन था वो काफी ज्यादा बढ़ चुका था, ड्रामेटिकली वहां पे बढ़ जाता है कॉटन का प्रोडक्शन। ओके, तो दैट इज वाई वहां पे अब उतनी ज्यादा डाई की भी जरूरत होती है। तो नई डिमांड थी यहाँ पे फॉर द क्लॉथ डाई। इसी की वजह से हमारे भारत से जो इंडिगो है, इंडियन इंडिगो की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा वहां पे बढ़ जाती है। तो क्या था यहाँ पे, while the demand for indigo increased, उनकी जो एग्जिस्टिंग सप्लाई थी फ्रॉम दी वेस्ट इंडीज एंड अमेरिका से, जो भी यहाँ पे इनकी सप्लाई हो रही थी इंडिगो वहां पे भी उगाई जाती थी, वेस्ट इंडीज में भी एंड अमेरिका में भी। तो कई कारणों की वजह से जो उनकी जो सप्लाई थी वो भी यहाँ पे बंद हो जाती है 18th सेंचुरी तक। इंडिगो जो है वहां से भी मंगवाई जा रही थी। तो फॉर बिटवीन 1783 एंड 1789 जो प्रोडक्शन होता है इंडिगो का इन दी वर्ल्ड fell by the half, and cloth dyer in Britain now desperately look for the new sources of indigo supply। तो जो प्रोडक्शन था इंडिगो का दूसरी कंट्रीज में वो काफी ज्यादा कम हो चुका था 18th सेंचुरी में। अब जो क्लॉथ डायर्स थे ब्रिटेन में वो जो है एक तरह से काफी डेस्परेटली देख रहे थे कि नए सोर्सेज को, कि कौन से सोर्सेज से हम जो है इंडिगो की सप्लाई जो है वो कर सकते हैं, इंडिगो को जो है यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं यूरोप में। ओके, तो दैट इज वाई यहाँ पे इंडियन इंडिगो की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, right? So in our next video we will discuss about the different techniques by which they done the production of Indian indigo. Okay, so अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो उसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।